नमस्कार दोस्तों। पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों को सीजी सेट और यूजीसी नेट का जो पेपर वन होता है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसकी फ्री क्लासेस दे रहे हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, पेपर वन के लिए। पेपर वन का यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों। अभी तक हमने यूनिट कितने यूनिट कवर कर लिया है दोस्तों? यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 हो चुका है, यूनिट 3 हो चुका है हमारा, और ये यूनिट 4 है जो कम्युनिकेशन वाला, वो चल रहा है दोस्तों। ठीक है, आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इस यूनिट से संबंधित, कम्युनिकेशन यूनिट से संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू आए हुए हैं यूजीसी नेट में और अदर स्टेट के जो आपका सेट का जो परीक्षा हुआ है, उसके सभी क्वेश्चंस को, और जो संभावित हो सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं सीजी व्यापम के प्रश्न में आने वाले 2026 में, सीजी सेट में या आपके यूजीसी नेट में, उसको हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। हर एक सेक्शन, हर एक यूनिट को हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से खत्म करते चल रहे हैं दोस्तों। तो अभी तक ये हमने 16 क्लासेस आपको दे चुका है। ये आज का जो क्लास है, ये क्लास नंबर 17 है। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप क्लास नंबर 1 से पढ़ेंगे दोस्तों। क्लास नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आप चलते हुए आइएगा। ठीक है, हर एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं। कम समय में आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा के दे रहे हैं दोस्तों। परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं यहाँ पर, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे थ्योरी की बात करूँ, चाहे मैं एमसीक्यू की बात करूँ, सभी परीक्षा उपयोगी हैं। ठीक है, तो ये जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उसका नोट्स भी मैं आप लोगों को देता हूँ दोस्तों। तो जिन्हें भी नोट्स खरीदना है ना, जिन्हें भी पीडीएफ नोट्स खरीदना है, वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा है दोस्तों 8962530503। ठीक है, नोट्स को लेकर के आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं नोट्स को ना बना करके। ठीक है, डायरेक्ट आपको नोट दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, इससे आप ले करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कम्युनिकेशन का ये जो पार्ट 2 है, याद रखेंगे कम्युनिकेशन का आज का ये जो सेशन है, ये पार्ट बी है दोस्तों। क्लास नंबर जो 69 हुआ था, वो आपका कम्युनिकेशन का पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट ए था। ठीक, अब ये पार्ट बी है, तो मतलब हम लोग पिछली क्लास को ही आगे लेके चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखो, काफ़ी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, उसको मैं एक बार क्यों रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों से। क्लास नंबर जो 17 थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने क्लास नंबर 16 थी जो थी, उसको कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था। कम्युनिकेशन का जो अर्थ है, उसका प्रकार है, उसके अभिलक्षण है, ये सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए चले थे कि कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके विशेषताएँ क्या होते हैं, और किस प्रकार के आपके कम्युनिकेशन होता है। ठीक, दिशा कैसे है, यहाँ पर हमने दिशा के बारे में बताया था। डाउनवर्ड, अपवर्ड हो गया, डायगोनल हो गया, सभी चीज़ें मैंने आपको एकदम ही डिटेलिंग के साथ बताया था दोस्तों। हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे भी आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपसे ज़रूर से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ लास्ट वीडियो देखिए, और अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि क्लास नंबर 1 से भी मैंने आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करा दिया था, और यूनिट 3 था जो आपका कंप्रेंशन बेस्ड, जिसको अनसीन पेजेस जो था आपका, वो भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा आपका ये यूनिट 4 है जो कम्युनिकेशन वाला, उसका हमने क्लास नंबर 16 में कवर किया था, और उसके जो बचा हुआ पार्ट है आज क्लास नंबर 17 में करेंगे दोस्तों। ठीक है, लाइजबल्स मॉडल देखा था हमने, एरिस्टोटल्स मॉडल देखा था, अरस्तू का मॉडल, लीनियर मॉडल, और किसका था ये, शेनो बीवर का था, शेनन एंड बीवर का 1949 का लीनियर था, जो कि आपका लीनियर मॉडल आपका एरिस्टोटल जो था वो आपका कौन सा था दोस्तों, सबसे प्राचीन मॉडल था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग आज इसकी क्लास नंबर 17 में, बेरलोस मॉडल। बेरलोस मॉडल 1960। ठीक है, बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। डेविड बर्लो ने 4 मुख्य तत्व दिए थे दोस्तों। ठीक है, 4 मुख्य तत्व कौन कौन से थे? तो एस स्टैंड्स फॉर सोर्स, एम स्टैंड्स फॉर मैसेज, सी स्टैंड्स फॉर चैनल, एंड आर फॉर रिसीवर। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रिसीवर, मतलब कि एस स्रोत है, एम संदेश है, सी आपका माध्यम है, और आर आपका प्राप्त करता है। इसकी एस जो है आपका सोर्स है, इसकी संवाद क्षमता, दृष्टिकोण, ज्ञान और सामाजिक प्रणाली और संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मतलब जो सोर्स होगा, जो स्रोत होगा, वो बता रहा है कि एबिलिटी बताएगा कम्युनिकेशन का, साथ ही साथ उसका आपका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका जो ज्ञान है, नॉलेज है, या उसका जो जो सोशलिस्टिक सिस्टम है और कल्चर है, उसके बारे में बता रहा है। जबकि मैसेज जो है, संदेश, वो उसकी सामग्री रहेगा, मटेरियल रहेगा, उसके एलिमेंट्स रहेंगे, उसका जो व्यवहार है, बिहेवियर, उसके बारे में बात होगी, संरचना के बारे में और कोडिंग के बारे में बात होगी। चैनल जो है, इसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं। चैनल
जैसे कि आपका देखना, सुनना, छूना, सूंघना, संवाद। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, एसएमसीआर को अच्छे से और समझ लेते हैं। बैरलो का जो कम्युनिकेशन मॉडल है, बैरलो का ये भी क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल, ध्यान रखेंगे 1960 में इन्होंने दिया था, जिसे एसएमसीआर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को समझाने का ये इन्होंने बहुत सरल और असरदारी तरीका अपनाया था दोस्तों। ठीक है, डेविड बैरलो ने। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम्युनिकेशन को एक लीनियर, एक तरफा प्रोसेस के रूप में दिखता है और बताता है कि कैसे आपका सेंडर और रिसीवर के बीच का जो संचार है उनकी पर्सनल खूबियों पर निर्भर करता है। इस पर, उनके पर्सनल खूबियों पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोल दिया सोर्स जो है इसकी संवाद क्षमता, दृष्टिकोण, ज्ञान, सामाजिक प्रणाली और संस्कृति। अब ऐसे में समझ में नहीं होगा। देखिए, सोर्स ये वो व्यक्ति का जरिया होता है जो बात को शुरू करता है। ठीक है, बैरलो के मुताबिक जो है, डेविड बैरलो के मुताबिक सेंडर की 5 चीज़ें कम्युनिकेशन पर असर डालती हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसी चीज़ को बताया है। पहला है आपका संवाद की जो क्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल बोल सकते हैं इसको। ये बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने, इसकी क्षमता बताता है। अगर सेंडर की भाषा पर पकड़ अच्छी है ना, तो कम्युनिकेशन बेहतर होगा। ध्यान रखेंगे, जो सेंडर है अगर उसका जो कम्युनिकेशन पर अच्छा पकड़ है, मतलब उसके लैंग्वेज पे अच्छा उसकी पकड़ है, उसको उसका शब्दावली बहुत अच्छा है, उसको नॉलेज बहुत अच्छा है, तो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। पहला बात ये हो गया आपका सोर्स। ठीक है, उसमें एटीट्यूड भी है, बिहेवियर की भी बात कर रहा है, उसकी जो रवैया है, सेंडर का जो खुद के प्रति जो है, रिसीवर के प्रति और उस टॉपिक के जो प्रति उसका नज़रिया क्या है ये देखना है। सेंडर का खुद के प्रति, रिसीवर के प्रति और उस टॉपिक के प्रति उसका नज़रिया क्या है ये मैटर करता है। इसके बाद आपका जो नॉलेज है, जो ज्ञान की बात हो रहा है, अभी दृष्टिकोण की बात की है, सबसे पहले मैंने संवाद क्षमता में बात किया कि उसका नॉलेज कितना अच्छा होगा, उस हिसाब से वो काम होगा बढ़िया। दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया कैसा है। और तीसरा ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। ज्ञान मतलब सेंडर को अपने टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी है। बहुत ज़्यादा को बहुत कम ज्ञान संचार को बिगाड़ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर ज्ञान हुआ तो भी आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन गलत हो जाता है कभी कभी, और बहुत कम ज्ञान हुआ तो भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटीट्यूड वाली चीज़ें, और सॉरी नॉलेज वाली चीज़ें। इसके बाद बात करें सामाजिक प्रणाली। सामाजिक मतलब सोशल सिस्टम हो गया। सेंडर किस समाज, जाति या बैकग्राउंड से आता है, ये उसकी सोच को प्रभावित बिल्कुल करता है। ठीक है, कल्चर इसी का ही पार्ट है। कल्चर भी जो है आपका सेंडर के संस्कार, उसकी संस्कृति, मूल्यों हैं उसके, है ना, उसके जो वैल्यूज़ हैं वो असर उसके बात करने के तरीके भी पड़ता है दोस्तों। तो ये आपका सोर्स हो गया। मैसेज की बात करें, दूसरा वाला पॉइंट पहला खत्म हो गया, दूसरा बात करें मैसेज का। तो मैसेज जो बात, विचार या जानकारी सेंडर भेजना चाहता है, इसके 5 मुख्य भाग हो सकते हैं। इसके 5 मुख्य भाग, एक है सामग्री, दूसरा तत्व, तीसरा व्यवहार, चौथा संरचना और पांचवा कोड। पहला है सामग्री, मतलब कि कंटेंट हो गया। संदेश के अंदर की जो आम जानकारी या मुख्य बात होती है वो आपका तत्व होती है, कंटेंट होती है, सामग्री होती है। ठीक, तत्व नहीं, अभी तत्व मैं बता रहा हूँ। एलिमेंट की बात करें अब, एलिमेंट मतलब तत्व। ठीक है, बात को समझाने के लिए जो चुने गए जो शब्द होते हैं, या आपके जेस्चर्स होते हैं, इशारे हो गए, या बॉडी का जो लैंग्वेज हो गया, वो आपके एलिमेंट के अंदर आएंगे। व्यवहार की बात करें दोस्तों, तो व्यवहार संदेश को पेश करने का जो एक तरीका है। ठीक है, जैसे प्यार से या गुस्से से या मजाक करके या डांट करके। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्यवहार। ठीक, इसके बाद हम लोग बात है ट्रीटमेंट, एक प्रकार से ये है ना व्यवहार जो है। उसका संरचना मतलब स्ट्रक्चर हो गया। संदेश को किस क्रम, मतलब किस ऑर्डर पर आपको सजाना है या जमा के रखना है, वो ताकि सामने वाला जो रिसीवर है उसको सही ढंग से समझ सके। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और जो कोड है दोस्तों, कोड वो भाषा या सिंबल्स हैं जिसमें संदेश भेजा गया, जैसे हिंदी, इंग्लिश या कोई साइन लैंग्वेज। तो ये आपका मैसेज के अंतर्गत आता है। अब बात करें तीसरा जो पॉइंट है ना, वेरलोस के जो 4 मुख्य तत्व में से तीसरा है आपका चैनल, माध्यम। हमें संदेश को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, है ना, अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करना होता है। ठीक, ज़रूरी होता है। पहला देखना, सुनना, छूना, सूंघना, स्वाद। अब सींग देखिए, सींग मतलब हो गया देखना। इशारे या विजुअल एड्स या आपके चेहरे का जो भाव है उसको देख करके समझा जा सकता है। दूसरा आपका हियरिंग मतलब सुनना हो गया। हियरिंग मतलब आवाज़, गाने या बोली गई जो बातें हैं उससे सुनना। तीसरा हो गया छूना, मतलब टचिंग हो गया। हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना या टच से दुलार चाटाना, ये भी आपका क्या हो गया, एक प्रकार का कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस है। इसके बाद सूंघना मतलब स्मेलिंग हो गया। खुशबू या बदबू से कोई संदेश मिलना, जैसे खाने की खुशबू हो गई। ठीक, और लास्ट आपका स्वाद, मतलब कि स्वाद के ज़रिए से किसी चीज़ का पता लगाना। ये हो गया आपका तीसरा बर्लोस का मॉडल। और चौथा है आपका रिसीवर, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राप्तकर्ता। ठीक, ये वो व्यक्ति है जो संदेश को प्राप्त करता है और समझता है। सबसे ज़रूरी बात, बैरलो के मॉडल में रिसीवर के पास भी वही एग्जैक्ट 5 गुण होते हैं, कम्युनिकेशन के, स्किल के, एटीट्यूड के हो गए आपके, है ना। तीसरा चीज़ आपका जो नॉलेज है, सोशल सिस्टम है, कल्चर है, ये सभी चीज़ होना चाहिए जो सेंडर के पास है।
अगर दोनों के बैकग्राउंड या लेवल मैच नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। तो मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक टीचर है, और टीचर क्या है यहाँ पे, सोर्स है। वो क्लास में मैथ्स, मतलब मैथ्स है, मैथ्स का एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब मैसेज है, उसको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। वो बोर्ड पर मान लीजिए लिख करके और बोल करके, तो लो लिख करके और बोलना क्या हो गया, उसका चैनल हो गया। और मैसेज क्या है, कंटेंट है, मतलब आपका वो मैथ्स का सब्जेक्ट है जो वो मैसेज हो गया। और लिख करके बोल करके जो पढ़ा रहा है वो है आपका चैनल। ठीक। और सामने जो बैठा जो है वो कौन है, स्टूडेंट, रिसीवर हो गया, उसे समझता है। अगर टीचर का मैथ्स का ज्ञान, नॉलेज बहुत अच्छा है, ऊंचा है, लेवल उसका बढ़िया है ना, लेकिन स्टूडेंट अभी बहुत छोटा है, तो दोनों का लेवल मैच नहीं होगा और स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। मान लीजिए आप क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहे हैं किसी क्लास 5th वाले को, तो दोनों का लेवल में बहुत अंतर है ना, दोनों का नॉलेज बहुत ऊपर नीचे है। तो मैथ्स का टीचर तो मान लीजिए वही है, लेकिन अगर उसको यही 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 ज्ञान इसको भी पढ़ाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बच्चा समझ नहीं पाएगा। इसलिए बैरलो कहते हैं कि बेहतर जो आपका संचार के लिए सेंडर और रिसीवर का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कहने का मतलब है जो गुण है हो गया उसका, जो विचार हो गया उसका, लेवल जो हो गया, वो मिलना जरूरी है। तो ये था आपका बैरलोस का एसएमसीआर मॉडल, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे संवेदात्मक, जिसको बोलते हैं इंटरएक्टिव मॉडल। इंटरएक्टिव मॉडल्स द्विमार्गी, टू वे मॉडल हो गया। ठीक है, इसमें प्रतिपुष्टि शामिल होती है, मतलब फीडबैक इसमें क्या होगा, शामिल होगा। लेकिन प्रेषक और प्राप्तकर्ता बारी बारी से संदेश भेजते हैं, बारी बारी से मतलब स्टेप बाय स्टेप। इसने भेजा फिर उधर से आया, मतलब ऐसे गया फिर ऐसा आया, ऐसे गया फिर ऐसा आया। ठीक है, बारी बारी से क्या करेंगे, मैसेज को भेजेंगे। जैसे इंटरनेट या ईमेल पर होता है, हम लोग इंटरनेट पर कुछ मेलिंग करते हैं, फिर 1-2 दिन बाद या फिर हो सकता है जल्दी आ जाए, तुरंत आ जाए, मेल आ जाता है इधर से वापस। अब ये हो गया आपका कौन सा, संवेदात्मक इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल दिमागी वहाँ देखिए हमने। अब ये देखते हैं हम लोग स्क्रैम्स मॉडल। ठीक है, सब मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जितना आपका सिलेबस में, एंटायर सिलेबस में सभी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चंस भी करेंगे। और हम लोग ये थ्योरी एक बार पूरा हो जाए आप लोगों का, 2 क्लास में ये थ्योरी यूनिट 4 का कंप्लीट हो जाएगा, आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित जितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो लगाएंगे। ठीक है, अब ये स्क्रैम्स मॉडल, विल्बर विल्बर श्राम बोल सकते हैं या स्क्रैम्स बोल सकते हैं, इंग्लिश में अनुवाद अलग होता है। श्राम का मॉडल के अनुभव के क्षेत्र, जिसको बोलते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की अवधारणा दी थी। क्या अवधारणा दी है आपकी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की धारणा। इन्होंने कहा संप्रेषण तभी सफल होता है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अनुभव का क्षेत्र आपस में ओवरलैप या फिर साझा करता है। इसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग निरंतर चलती रहती है। ठीक है, एनकोडिंग और डिकोडिंग। अब देखिए एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग कम्युनिकेशन संचार को दो सबसे महत्वपूर्ण पहली है, पहला चीज़ तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक प्रकार से व्हील है बोल सकते हैं, पहिए हैं। ठीक है, इनके बिना कोई भी संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। जो अभी हम लोग बैरलो का मॉडल पे पढ़े हैं उसमें भी ये उपयोग होगा दोस्तों, है ना। एनकोडिंग देखिए देखिए, सबसे पहले संदेश को बनाना, कोड में बताना होता है। एनकोडिंग जो है हम आपको बताए थे पहले भी। एनकोडिंग मतलब हो गया आपका कोड में बताना, कोड में संदेश को भेजना या कोड में उसको क्या कर देना, बना देना, कोड में बताना लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी भी संदेश को। एनकोडिंग का मतलब है अपने दिमाग के विचार जैसे आइडिया है या जो आपकी फीलिंग्स है, भावना है, या जो भी जानकारी है उसको एक ऐसे फॉर्मेट या एक ऐसे रूप में बदलना जिससे दूसरा व्यक्ति समझ सके। ये काम हमेशा सेंडर सोर्स करता है। कौन करेगा ये काम, एनकोडिंग का हमेशा सेंडर करेगा, इसे याद रखना। ठीक है, तो जब भी आपके दिमाग में कोई बात आती है तो आप उसे बाहर निकालने या शब्दों में या इशारों में या तस्वीरों के सहारे उसको क्या करते हैं, रखते हैं सामने। और इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कर रहे हैं आप लोग, एनकोडिंग कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आपकी जानकारी है ना, चाहे वो आपको प्रेषक तक तो पहुंचाना है तो उसको सबसे पहले एनकोड करना पड़ेगा। कौन करता है, तो सेंडर करेगा, जो बोलने वाला है, लिखने वाला है या इशारा देने वाला है। ठीक है, अब कैसे हो सकता है, तो याद रखें कि विचारों का जो भाषा है जैसे हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा, उसमें क्या करेंगे, इसको अपन लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया आपका एनकोडिंग हो गया। डिकोडिंग बोले तो डिकोडिंग का मतलब है कि मिले हुए जो संदेश है उसको आपको दिमाग में मतलब इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना बोल सकते हैं, है ना। दिमाग में उसको समझाना है और उसका अर्थ है आपका मीनिंग निकालना। ये काम हमेशा कौन करता है, रिसीवर करता है। जब रिसीवर तक कोई शब्द, आवाज़ या इशारा पहुंचता है तो उसका दिमाग उसे ट्रांसलेट करता है ताकि वो समझ सके, मतलब डिकोड कर रहा है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहते हैं, तो आपका विचार है, आपके दिमाग में आया कि दोस्तों को बुलाना है, तो अब एनकोडिंग करेंगे, अपने मोबाइल उठाएंगे और टाइप किए कि भाई कल शाम 7 बजे पार्टी में ज़रूर आना। ठीक है,
इससे क्या हुआ, आपने अपने विचार को शब्दों और इमोजी में बदल दिया। ये क्या कहलाया आपका एनकोडिंग। ट्रांसमिशन होगा, इसके बाद मैसेज व्हाट्सएप के जरिए दोस्त को तक जाएगा। इसके बाद डिकोडिंग होगा, दोस्त ने नोटिफिकेशन देखा, मैसेज पढ़ा और उसका दिमाग में समझ आया कि कल उससे खाना खाने और एंजॉय करने कहाँ जाना है, दोस्त के यहाँ जाना है। तो ये क्या हो गया आपका डिकोड हो गया। इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही बहुत ज़रूरी है आपका कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन तभी सफल होता है जब जिस रूप में सेंडर ने इनकोड किया है उसी रूप में रिसीवर उसको डिकोड करेगा। और अगर दोनों के बीच कोई गलती हो जाए तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, जिसे मिस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं लेन देन संबंधी, जिसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल मॉडल। ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है, लेन देन संबंधी ट्रांजेक्शनल मॉडल। ठीक है, इसमें जो आपके प्रेषक होते हैं, ठीक है, जो आपके सेंडर होते हैं और जो रिसीवर होते हैं प्राप्तकर्ता, दोनों एक ही समय पर साइमल्टेनियसली एक ही समय पर संदेश को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं। ठीक है, डीन बर्नर्ड डीन बर्नल्ड इनका मॉडल, ठीक है, डीन बर्नल्ड्स मॉडल, ये मानता है कि संप्रेषण एक गतिशील और निरंतर बदलने वाली अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। ठीक है, बर्नल्ड्स मॉडल क्या मानता है कि संप्रेषण जो आपका कम्युनिकेशन है एक गतिशील और निरंतर बदलने वाली अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, जहां मौखिक और आपका गैर मौखिक संकेत एक साथ चलते हैं। ठीक है, डेंस हेलिकल मॉडल देखते हैं। डेंस हेलिकल मॉडल, ठीक है, डेंस हेलिकल मॉडल, फ्रैंक डेंस ने संप्रेषण को एक स्प्रिंग या आपका सर्पिलिकार, ठीक है, सर्पिलाकार, मतलब कि आपका कुछ इस प्रकार से, जैसे स्प्रिंग होता है ना, जैसे डीएनए वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार का बना रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका जो हेलिक्स मॉडल हो गया उस आकृति में यहाँ पे शो करता है। इसके अनुसार जो आपका कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण समय के साथ आगे बढ़ता हुआ चलता है और व्यक्ति के जो पिछले अनुभव है उस पर निर्भर भी करता है। ठीक है, ये कभी भी आपका पूर्ण वृत्त सर्कल नहीं बनाता, बल्कि हमेशा ये क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। इस प्रकार से ये रहता है दोस्तों, स्प्रिंग के जैसा आपने स्प्रिंग देखा होगा, ऐसा 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 रहता है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ जाता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, अब स्तर के आधार पर संप्रेषण को देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल आपका लेवल्स, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल लेवल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण जिसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रा की बात हो रही है मतलब खुद में बात हो रही है। ठीक है, तो स्वयं से बात करना, इसमें जो प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान लगाना, सोचना, मन में प्रार्थना करना, डायरी लिखना, ये जैसे मेटाकॉग्निशन करते हैं आप, उस समय को आपका इसके अंतर्गत आएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए ये है अंतर व्यक्तित्व, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण। दो व्यक्तियों के बीच होने वाला जो प्रत्यक्ष संवाद है उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं दोस्तों। ये सबसे प्रभावी होता है क्योंकि इसमें तुरंत आपको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। इसे द्वैत संप्रेषण अर्थात डायडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। याद रखेंगे, जितना भी हमने कोशिश करेगा इंग्लिश के जो टर्म है उसको याद करने का, ठीक है, उसको समझने का। डायडिक कम्युनिकेशन भी यही होता है जिसमें आपके सामने वाले व्यक्ति से आप बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए, और तुरंत आपको क्या मिलेगा, फीडबैक। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन आप सब समझ सकते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बात हो रही स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की। इसमें 3 से लेकर के 15-20 लोगों के बीच में क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन होता है, जहां हर सदस्य एक दूसरे को पहचानता है और सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। जैसे आपकी समूह में चर्चा करते हैं या आपका पारिवारिक बैठक होती है, उस समय 8-10 लोग रहते हैं, तो वो हो गया स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है संस्थानिक संप्रेषण, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। तो यह है इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। किसी बड़े संगठन के भीतर में जब भी आपके विभिन्न विभागों और पदों के बीच होने वाला जो संरचित संवाद होता है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए मास कम्युनिकेशन, जो कि होता है जनसंचार। यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा एक विशाल बिखरे हुए विविधतापूर्ण जनसमूह का एक साथ संदेश पहुंचाना ही क्या है, मास कम्युनिकेशन। मास मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत बड़ा। तो मतलब आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब एक विशाल बिखरे हुए जो डाइवर्सिटी जनसमूह होते हैं, है ना, डाइवर्सिटी ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसको संदेश पहुंचाने के लिए मास कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि सभी चीज में जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। जो बहुत ही ज्यादा मैं आपको बोलता हूँ जिस समय कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब वो क्वेश्चंस आते ही हैं, आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत, वैसे भी हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अब कितने दिन बचे हैं, अगस्त के 15 दिन बचे हैं और मान के चलिए 30 दिन आपका सितंबर के बचे हुए हैं, तो आपके पास 1.5 महीना है।
1.5 महीना में हम लोग यहाँ पर आपको 15 सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट है कि जितना एग्जाम में आता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वही आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उसको एमसीक्यू में करा रहे हैं, पीवाईक्यू उसी का ही है दोस्तों। नेट, यूजीसी नेट का जितना भी पीवाईक्यू उसको करा रहा है, और साथ ही साथ आपके अदर स्टेट के जो सेट का पेपर हुआ इसके क्वेश्चंस को करा रहे हैं, और जो प्रश्न बन सकते हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो भी आपको कराते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका 7 Cs और 4 ES। ठीक है, देखिए परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रभावी संदेश में कौन सा गुण होना चाहिए। तो 7 CS सिद्धांत को याद रखना है, जिसको किसने दिया था दोस्तों? स्कॉट एम कटलिफ और एलन एच सेंटर ने दिया था। किसने दिया था? स्कॉट एंड हेलन ने दिया था, इसे याद रखिएगा। 7 CS में पहला जो सी है आपका, उसको देखिए, ये है, ये परीक्षा में करता है कि ना, पूछता है आपसे, ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक दूसरा दे देगा, या हो सकता है कि 3 ऑप्शन गलत दे दे, एक सही दे दे, तो कौन सा सही ये करके पूछ ले वो। तो ये जो है इसको 7C को याद रखना है। पहला सी जो है वो आपका क्लैरिटी है, जो कि स्पष्टता की बात कर रहा है। संदेश का उद्देश्य और भाषा बिल्कुल क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद संक्षिप्तता, कंसिस्टेंस। ठीक है, संक्षिप्तता, कंसिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम शब्दों में पूरी बात को कहना, अनावश्यक दोहराव ना होना। ठीक है, मतलब टू द पॉइंट बात करना है, इसमें उल जलूल की बात नहीं करना, घुमा फिरा के कि सर ऐसा कैसा, ऐसा ऐसा, ये सब नहीं, जो बात है वही बात है। ठीक है, तीसरा चीज हो गया आपका कंक्रीटनेस, मतलब ठोसता की बात हो रहा है। ठीक है, तो इसमें संदेश जो है तथ्यों पर, आंकड़ों पर, निश्चित उदाहरण और उसके आधारित पर होना चाहिए। मतलब अमूर्त ना हो, डायरेक्ट क्या हो? कॉन्क्रीट हो। कॉन्क्रीट मतलब हो गया आपका मूर्त, अमूर्त नहीं। जो आपकी फैक्चुअल चीजें हैं, आंकड़े हो गए, डेटा हो गए, जो भी फैक्ट है, जो भी आपके तथ्य हैं, जो नॉलेज है, वही होना चाहिए। कोई अमूर्त चिंतन वाली बात नहीं है, जो है सो है, क्लैरिटी होनी चाहिए और आपकी कॉन्क्रीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें तो चौथा जो सी है वो है करेक्टनेस, मतलब व्याकरण, भाषा और तथ्यों की कोई भी इसमें गलती नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगा, सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो फिफ्थ नंबर है कर्टसी, तो इसको बोलते हैं शिष्टता। संदेश की भाषा क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, आदरपूर्ण होना चाहिए, प्राप्तकर्ता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। पांचवा जो है आपका कर्टसी होना चाहिए। छठवा है आपका कंप्लीटनेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्णता। संदेश में प्राप्तकर्ता के लिए आवश्यक जो जानकारी होनी चाहिए ताकि वह निर्णय ले सके। संदेश में जो प्राप्त करता है उसके लिए आवश्यक सभी जो जानकारियां हैं वो होनी चाहिए ताकि वह निर्णय ले सके। ठीक है, तो ये कंप्लीटनेस होना चाहिए, मतलब पूर्णता होना चाहिए, आधा अधूरा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं भेजना है। ठीक, इसके बाद जो आपका सातवां है वो है कोहेरेंस, जिसको बोलते हैं संबद्धता या फिर तारतम्यता। ठीक है, क्या बोलते हैं? संबद्धता या आपका तारतम्यता। ठीक है, संदेश के सभी वाक्य और विचार के हो आपस में जुड़े होने चाहिए, मतलब कि टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ व्यवस्थित होना चाहिए। तो कोहेरेंस होना चाहिए, संबंधिता होना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए, जो भी संदेश है, जो भी वाक्य है, जो भी विचार है, वो आपस में क्या करें? आपका रिलेट करते रहें। ये नहीं कि कुछ और एक वाक्य में कुछ और लिखा है, कुछ जानकारी, एक वाक्य में कुछ और जानकारी, ऐसा नहीं, एक दूसरे से क्या होना चाहिए? लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 7 Cs पूछता है दोस्तों, याद रखेंगे। कोहेरेंस, कंप्लीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, कॉन्सेंसनेस और आपका क्लैरिटी। ठीक है, याद रखेंगे। 7 Cs सिद्धांत स्कॉट एंड एलन ने दिया था दोस्तों। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण के 7 सिद्धांत में से आपके जो 7 Cs थे वो हमने देख लिया, क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कर्टसी, कंप्लीटनेस और कोहेरेंस। ठीक है, अब देखते हैं संप्रेषण के जो 4 ES हैं उसको देख लेते हैं। तो 4 ES वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है दोस्तों, दोनों ही एग्जाम में पूछता ही है इस यूनिट से। तो ये एम्पैथी की बात करता है, पहला चीज सहानुभूति होना चाहिए, प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। दूसरी बात होता है इफेक्टिवनेस, जिसको बोलते हैं प्रभावशीलता, वांछित परिणाम प्राप्त करना। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट है, फीडबैक है, उसका वांछित रिजल्ट आए, इसमें प्रभावशीलता होता है। तीसरा आपका एफिशिएंसी, जिसकी बात करें दक्षता, कम समय और संसाधनों में सही संदेश देना। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कम समय में और कम आपके जो संसाधन हैं, जो भी आपके सोर्सेस हैं या मीडियम है, उसमें क्या करना है? सही संदेश को प्रोवाइड कराना है। और बात करें इक्विटी की, मतलब समानता की होती है। देखिए, सिंपैथी और इक्विटी अलग होता है ना, और एक सिंपैथी होती है वो भी अलग होती है। तो इक्विटी की बात करें तो समानता की बात हो रही है। संवाद में सभी बच्चों को क्या करना है? समान महत्व देना है, सबको बराबर महत्व देना है। ठीक है, कब आपका संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। तो 4 ES को याद रखेंगे आप, एम्पैथी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और आपका हो गया इक्विटी। एम्पैथी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और आपका इक्विटी।
जबकि 7 आपके CS को याद रखना है। एक हो गया आपका क्लैरिटी, क्लैरिटी जिसमें हम लोग संदेश या जो भी उद्देश्य है उसको जो है सही तरीके से साफ-सुथरा भेजना है। किसमें बात कर रहा हूँ? 7CS सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्लैरिटी था, दूसरा था आपका कंसिस्टेंस, जिसमें कम से कम शब्दों में पूरी बात को अच्छे से कहना, संक्षिप्त रूप में, ठीक है? तीसरा जो बोला था आपका मैं, वो कौन-सा था? आपका कंक्रीटनेस, मतलब कि आपका जो ठोस, आपका जो तथ्य है, उस आंकड़े हैं, उसी के आधार पर होना चाहिए। चौथा था करेक्टनेस होना चाहिए था, जो भी आपका जो भाषा है, जो तथ्य है, उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए था। पाँचवाँ मैं आपको बताया था वो है आपका कर्टसी, जिसमें संदेश की भाषा जो है वो आपका विनम्रपूर्ण, आदरपूर्ण होना चाहिए। छठवां था कंप्लीटनेस, पूरी जानकारी होनी चाहिए और सातवां है कोहेरेंस, जिसमें अभी सभी वाक्य और जो विचार है वो आपस में रिलेट करते हों। तो वो 7 सीएस था और ये 4 ईएस। ईएस एम्पैथी हो गया, एम्पैथी हो गया आपका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इक्विटी। ठीक है? ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं उन्नत कक्षा संप्रेषण, जिसको बोलते हैं एडवांस क्लासरूम कम्युनिकेशन थ्योरी। कक्षा में होने वाला जो संप्रेषण केवल सूचना देना नहीं है, ठीक है? बल्कि ये आपका क्या है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास की प्रक्रिया होती है। संवादात्मक प्रवचन, डायलॉजिक डिस्कर्स। मिखाइल बख्तिन के अनुसार प्रभावी कक्षा वही है जहां शिक्षक एकल मोनोलॉग करने के बजाय छात्रों के साथ संवाद डायलॉग स्थापित करते हैं। मिखाइल बख्तिन के अनुसार इफेक्टिव क्लास वही होगा जहां शिक्षक सिर्फ बोले ना, अपना ही कुछ अपना ज्ञान ना दे सिर्फ, बल्कि क्या करे, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करे, बच्चों से प्रश्न उत्तर करे, बच्चे से उनके जो पीरियड नॉलेज है वो पूछे, बच्चों से संवाद करे कि आप इसके बारे में क्या राय देते हैं, आपको क्या जानकारी है। तब ये क्या इफेक्टिव क्लासरूम कहलाएगा और इफेक्टिव आपका सेशन कहलाएगा। फिर इसके बाद देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेव वाइगोस्की का। आपको पहले बताया हूँ, लेव वाइगोस्की ने आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत दिया था दोस्तों, और इनके अनुसार शिक्षक संप्रेषण के माध्यम से छात्रों को स्कैप फोल्डिंग मतलब मचान बनाना, ठीक है, अस्थायी सहायता प्रदान करना, ठीक है, जिससे छात्र अपनी क्षमता का क्या करे, अधिकतम विकास कर सके। इससे क्या करेगा, टीचर उसको एक हिंट देगा सिर्फ केवल, ठीक है, एक हल्का सा सहायता प्रदान करेगा, ठीक, लेकिन उसमें पूरा उसका साथ नहीं देगा रिजल्ट लाने के लिए, रिजल्ट मतलब कि उसकी समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, विद्यार्थी जो छात्र हैं उसमें आपका क्षमता का अधिकतम विकास हो पाता है, ठीक है। अब देखिए असमयकालिक, असाम्यकालिक बनाम समकालिक संप्रेषण, असाम्यकालिक बनाम समकालिक संप्रेषण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एसिंक्रोनियस वर्सेस सिंक्रोनियस, ठीक है। अब देखिए समकालिक क्या होता है, तो सिंक्रोनियस वास्तविक समय जो रियल टाइम में होने वाला जो लाइव शिक्षण, जैसे लाइव क्लास हो गया या गूगल मीट हो गया, मतलब कि आपका जो डायरेक्ट मीटिंग चल रही है, डायरेक्ट क्लासरूम में जो डायरेक्ट सामने फेस टू फेस आपका जो कम्युनिकेशन है, ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, सिंक्रोनियस। जबकि असाम्यकालिक जिसको बोलते हैं एसिंक्रोनियस, मतलब समय के अंतराल पर होने वाला जो शिक्षण, जैसे कि आपका रिकॉर्डेड वीडियो, ईमेल, गूगल क्लासरूम या असाइनमेंट, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। जैसे मैं अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, कभी-कभी मैं लाइव भी आता हूँ, तो वो रियल टाइम में भी मैं करता हूँ दोस्तों, और साथ ही मतलब सिंक्रोनियस भी मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ और एसिंक्रोनियस भी, हम लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बात करें हम लोग जन मीडिया के प्रमुख सिद्धांत, कोर मास मीडिया, ये सब आपकी यूनिट में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो जन मीडिया के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं। जन संचार और समाज के अंतर संबंधों को समझने के लिए, ठीक है, मीडिया और आपके जो समाज है उसको अंतर संबंधों को समझने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए पहला है हाइपोमर्डिकल, हाइपो हाइपोडर्मिक नीडल, हाइपोडर्मिक नीडल मैजिक बुलेट थ्योरी। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी ये मानती है कि मीडिया का जनता पर सीधे, तत्काल और गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अभी वर्तमान में आप लोग देख लीजिए, मीडिया जैसे बताती है, जो चीज़ दिखाती है वही उसको चिंता समझती है, ठीक है। कोई भी आपकी जानकारी हो, कोई भी घटना हो, उसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है, तत्काल और वो भी गहरा पड़ता है, ठीक है। जैसे सुई से दवा सीधे शरीर में जाती है, ठीक है, जैसे सुई से दवा सीधे शरीर में जाती है, वैसे मीडिया का संदेश जनता के दिमाग में सीधे बैठ जाता है। जनता को निष्क्रिय माना गया है, जबकि आपका यहाँ पे मीडिया जो है वो एक्टिव माना गया है, ठीक है। जनता को जैसे दिखाया जाता है, जनता वैसे समझती है चीज़ों को, है ना। इसीलिए आज के डेट में बहुत सारे न्यूज़ चैनल बिक चुके हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। वर्तमान में जो कंडीशंस आप देख रहे हैं, जैसे बहुत बड़े-बड़े प्रमुख न्यूज़ चैनल में नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो सभी क्या हो गए, बिक चुके हैं, ठीक। तो उन लोग क्या है, जैसा दिखाते हैं वैसे जनता समझती है, और जो लोग समझ चुके हैं उन लोग विरोध करते हैं, है ना। क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। अब यहाँ पर देखिए द्विस्तरीय प्रवाह सिद्धांत, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, द्विस्तरीय मतलब टू स्टेप फ्लो थ्योरी। किसने दिया था इसको, लाजर्सफेल्ड,
लार्जर फेल्ड ने दिया था दोस्तों। संदेश मीडिया से सीधे जनता तक नहीं जाता है, जो भी है संदेश मीडिया मीडिया से जनता तक नहीं जाता है, सीधा ये बोल रहा है। पहले ये ओपिनियन लीडर्स जैसे मत जो निर्माता है, ये प्रभावशाली जो लोग हैं उन तक जाता है और फिर उनके माध्यम से सामान्य जनता तक जाता है। ये भी सही बात है। टू स्टेप फ्लो थ्योरी ये भी है, ये लागू भी होती है कि जो मीडिया है सीधे जनता तक नहीं जाता है, जो भी संदेश है मीडिया डायरेक्टली जनता तक नहीं पहुंचाती। मतलब पहले उसको क्या है, किसी ओपिनियन लीडर्स के पास जाता है कि हम इस जानकारी को ऐसे प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक, ये टू स्टेप फ्लो थ्योरी है, किसने दिया था? लार्जरसफेल्ड ने दिया था। इसके बाद बात करें एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी मैकॉम्स और शॉ। मीडिया समाज को यह नहीं बताता कि क्या सोचना है, जो मीडिया है समाज को यह नहीं बताता है कि क्या सोचना है आपको, ठीक है, बल्कि यह तय करता है कि किस विषय पर सोचना है। बिल्कुल सही बात है। जो चीज मीडिया दिखाएगी, जो चीज सामने प्रकाशित करेगी, वही चीज क्या है व्यक्ति सोचते हैं, वही जनता सोचती है। ठीक है, मीडिया जिन मुद्दे को अधिक दिखाता है जनता उन्हें ही सबसे महत्वपूर्ण मानती है। बिल्कुल सही बात है। चाहे कोई भी आपका यहाँ पे आप नया न्यूज ले लीजिए, जैसे अभी शिक्षक भर्ती की बात हो रही थी, कुछ समय पहले आपका जल भराव का समस्या था बहुत सारी जगह में, बहुत सारे कारण है, पेड़ का कटाव था, ये सभी चीजें जो मीडिया दिखाती है वो आपका कुछ दिन तक जनता इसको समझते हैं, उसके बाद जनता फिर अपने कार्य में लग जाती है और सब भूल जाते हैं, क्योंकि सबको अपना देखना है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। और जब व्यापक रूप से समस्या हो जाती है, जटिल जटिल रूप से हो जाती है, जैसे कोरोना काल हो जाता है, तो सबको निर्देश दिया जाता है घर के अंदर रहना, अपना बचाव के लिए सब अपने अंदर चले जाते हैं। ठीक है, या भी देख लीजिए गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की समस्या हुई थी, तो लोग कैसे जागरूक हो गए थे, है ना। तो ये सभी चीजें क्या है, जो मुद्दे को दिखाती है मीडिया मीडिया, है ना, उससे ही आपको क्या है ज्यादा प्रभावित होते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं लोग। ठीक, चलिए आगे देखिए, कल्टीवेशन थ्योरी की बात करें। जॉर्ज गर्नर ने दिया था, जो लोग टीवी बहुत अधिक देखते हैं वह वास्तविक दुनिया को भी टीवी की काल्पनिक दुनिया जैसे ही समझने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल वाली बात है ये तो। जैसे दुनिया को अधिक हिंसक और सुरक्षित मानना, इसे मीन वर्ल्ड सिंड्रोम भी कहते हैं दोस्तों। कल्टीवेशन थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज गर्नर ने। और इन्होंने कहा था कि जो लोग भी टीवी बहुत अधिक ज्यादा देखते हैं वो टीवी की दुनिया में, मतलब काल्पनिक दुनिया जैसे है उसे वैसे ही समझने लगते हैं, जैसा देखते हैं वैसे ही उनके दिमाग में बैठने लगता है। अब बात करें उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। यह सिद्धांत जनता को सक्रिय मानता है। इसके अनुसार लोग अपनी आवश्यकताओं जैसे मनोरंजन, ज्ञान आदि की संतुष्टि के लिए खुद चुनते हैं कि उन्हें कौन सा मीडिया माध्यम देखना या पढ़ना है, और यही सबसे सही है ना। जो सबसे आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं, जहां से आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, जहां आपको एक्चुअल फैक्चुअल चीजें पता चल रही हैं, या मान लीजिए एंटरटेनमेंट की ही बात हो या ज्ञान का नॉलेज की बात हो, जैसे द हिंदू पढ़ते हैं लोग न्यूज़पेपर, है ना, जिसमें ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, तो लोग अपने अपने अनुसार चुनते हैं, मतलब अपने उसके अपनी किफायती के रूप में चुनते हैं कि किस पेपर को पढ़ना चाहिए, किस मीडिया को देखना चाहिए। ठीक है, पर ना मीडिया को ना देखिए, मीडिया ना आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया को ना बहुत प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रेस से बहुत कमाई होती है ना, न्यूज़ प्रसारण करके बहुत कमाई होती है। ऑलरेडी आप इतना कमा रहे हैं, उसके बावजूद क्या है ना, करप्शन में नहीं जाना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए, खास करके न्यूज़ को, क्योंकि न्यूज़ पे ना लोग काफ़ी भरोसा करते हैं। न्यूज़ चैनल वाले हो गए, या आजकल जैसे यूट्यूब में बहुत सारे न्यूज़ वाले चैनल वाले लोग आते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो जनता के हित में कार्य करें पूर्ण रूप से, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब बात करें गेट कीपिंग थ्योरी की। गेट कीपिंग थ्योरी देखिए, जितना छोटा छोटा थ्योरी बता रहा हूँ ना, एकदम संक्षेप रूप में आपको लिख करके बता रहा हूँ, ताकि उससे आप लोग समझ लें चीजों को। बहुत बड़ा बड़ा स्टोरी लिख के नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट समझना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है हमको। ठीक है, तो गेट कीपिंग थ्योरी देखिए, इसको कर्ट लेविन ने दिया था। मीडिया में सूचनाओं के प्रसारण से पहले उन्हें फिल्टर किया जाता है। गेट कीपिंग मतलब समझ रहे हो, गेट पे ही आपका गेट कीपिंग करना, मतलब समझ रहे हो, गेट पे ही आपका नजर रखने वाला। तो ये फिल्टर की जब बात हो रही है, तो गेट फिटिंग, गेट में ही आपको क्या हो जा रहा है, फिल्टर हो जा रहा है, समझ लीजिए, जो भी मान लीजिए फिल्टर करना है उनको, छानना है मतलब। तो संपादक या जो आपका गेट कीपर, ये तय करता है कि कौन सी खबर बाहर जाएगी और कौन सी रोकी जाएगी। तो गेट कीपिंग थ्योरी किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। और इसमें मीडिया में जो सूचनाओं का प्रसारण है, उन्हें पहले क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, क्या दिखाना है, कितना बताना है, ये सभी चीजें किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। अब आगे देखिए, संगठनात्मक संप्रेषण के नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क देख लीजिए, इससे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पहला तो देखिए, किसी संगठन या समूह में सूचना किस दिशा और मार्ग में बहती है, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क क्या कहलाता है? कि किसी संगठन या समूह में सूचना किस दिशा और मार्ग में बहती है, उसे ही हम लोग नेटवर्क कह रहे हैं।
परीक्षा में इसके आकारों के प्रश्न आते हैं और उसको देख लेते हैं हम। पहला, ये है आपका श्रृंखला नेटवर्क। क्या है आपका? श्रृंखला, ठीक है, चेन नेटवर्क जिसको बोलते हैं। यदि यह पदानुक्रम हायरार्की का पालन करता है, चेन नेटवर्क, ठीक है, सूचना केवल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक सीधा रेखा में जाती है, मतलब चेन बना रहता है ऐसा आपका, ठीक है। इसमें ऊपर से या तो नीचे जा रही है या फिर नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, पदानुक्रम का पालन करता है, ये हायरार्की मॉडल का पालन करता है दोस्तों, चेन नेटवर्क। इसके बाद देखेंगे हम लोग चक्र, अर्थात पहिया नेटवर्क, व्हील नेटवर्क बोलते हैं। इसमें एक केंद्रीय व्यक्ति जो होता है, लीडर होता है वो, बाकी सभी सदस्य केवल उसी से संवाद कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, अब मेरे से आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब आप लोग इस प्रकार से, मैं ये वाली कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है? व्हील नेटवर्क वाली कम्युनिकेशन हो रही है। ये मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं इनको फीडबैक दे रहा हूँ, ये मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं इनको फीडबैक दे रहा हूँ, है ना। ये मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं इनको फीडबैक दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या है, ये व्हील नेटवर्क कहलाता है, ठीक है, चक्र पहिया वाला नेटवर्क हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सर्कुलर नेटवर्क। इसमें प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने दाएं और बाएं बैठे दो व्यक्तियों से ही संवाद कर सकता है। जैसे ये भी आपका क्या है, सर्कुलर फॉर्म में ही है ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो व्यक्ति है, ये या तो इससे कम्युनिकेट कर पाएगा या इससे कर पाएगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। या फिर ये वाला जो व्यक्ति है वो इससे कर पाएगा या फिर इससे ही कर पाएगा। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने दाएं या अपने बाएं बैठे व्यक्ति से ही संवाद कर सकते हैं। सूचना का ये प्रभाव थोड़ा धीमे होता है क्योंकि लेट से जा रहा है, और जबकि ऑल चैनल नेटवर्क पढ़ेंगे, फ्री फ्लो नेटवर्क, उसमें सभी लोग कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ लिया हम लोगों ने सर्कुलर नेटवर्क। अब हम देखें मुक्त प्रवाह, जिसको बोलते हैं अपना पूर्ण चैनल नेटवर्क, ऑल चैनल या फ्री फ्लो नेटवर्क। इसमें समूह का हर सदस्य किसी भी अन्य सदस्य से सीधे क्या कर सकता है, बात कर सकता है। ये सबसे अधिक लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। इसमें हर कोई व्यक्ति किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है और सबसे ज्यादा ये लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड होता है। इसके बात करें बात उल्टा जो होता है वाई नेटवर्क, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड वाई नेटवर्क। इसमें दो अधीनस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, ये आपका दिख रहा है वाई नेटवर्क, है ना। इसमें दो अधीनस्थ जो हैं, अधीनस्थ मतलब नीचे के कर्मचारी, एक वरिष्ठ अधिकारी को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इस प्रकार से दर्शाया गया, जो आगे अपने उच्च अधिकारियों को क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। तो ये आपका दो अधीनस्थ व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को जानकारी प्रदान करेंगे। इन्वर्टेड वाई, इन्वर्टेड वाई कहने का मतलब है उल्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में होंगे कौन, आपके अधीनस्थ, और ऊपर में जा रहा है आपका कौन, उच्च अधिकारी। तो इन्वर्टेड कहने का मतलब है ये कुछ इस प्रकार से बनता, ठीक है। तो इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अब बात करें आगे हम लोग श्रवण के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, ठीक। तो इसमें एक्टिव लिसनिंग, प्राप्तकर्ता पूरी तरह से क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है, समझता है और प्रतिपुष्टि फीडबैक भी देता है। निष्क्रिय आपका जो हो गया लिसनिंग, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय श्रवण। इसमें जो है आपको प्राप्तकर्ता केवल शब्द सुनना, लेकिन उसके गहरे अर्थ को नहीं समझना या उसको भावना पर ध्यान ना देना। जैसे बैकग्राउंड में कोई संगीत चल रहा है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मतलब उससे कोई वो समझ नहीं रहा है, बस एक सूदिंग करने के लिए, आराम देने के लिए उसका रिजल्ट आ रहा है, तो ये पैसिव लिसनिंग हो गया। इसके बाद देख लें आलोचनात्मक, जिसको बोलते हैं मूल्यांकनकारी श्रवण, क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिंग लिसनिंग। आलोचनात्मक, मूल्यांकनकारी श्रवण, ठीक है, क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिंग लिसनिंग। संदेश की सत्यता, तर्क, गुणवत्ता को परखने के लिए सुनना, जैसे किसी नेता का भाषण सुनना इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। संदेश की जो सत्यता है, तर्क है, उसका लॉजिक है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको परखने के लिए सुनना, ये किसके अंतर्गत आएगा, इवैल्यूएटिंग आपका लिसनिंग के अंतर्गत। इसके बाद बात करें हम लोग सहानुभूति श्रवण, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। वक्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को उसके साथ पर खुद को रखकर समझना है। एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब सहानुभूति श्रवण, जो वक्ता है ना, उसकी भावना, उसके दृष्टिकोण को उसके स्थान पर रख करके, खुद को रख करके देखना है कि और समझने का प्रयास करना है। जैसे काउंसलर या दोस्त की बात को सुनना, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर है रचनात्मक सराहनात्मक श्रवण, ठीक है, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। आनंद या मनोरंजन के लिए सुनना, जैसे कविता पाठ या फिर संगीत सुनना, ये एप्रिसिएटिव लिसनिंग कहलाता है। भेदभावपूर्ण श्रवण, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। आवाज के उतार चढ़ाव और ध्वनि के अंतर को पहचानना, ये सबसे बुनियादी प्रकार है, ठीक है। आवाज के उतार चढ़ाव और ध्वनि के अंतर को जो पहचानेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ओके, तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग हो गया, भेदभाव करेंगे। अब आगे देखिए, गैर वाचिक संप्रेषण के अन्य सूक्ष्म आयाम माइक्रो एलिमेंट सीखते हैं।
इन तकनीकी शब्दों को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। मैंने अलग से इसको स्पेसिफाई भी करा दिया हूँ। ऑक्यूलिस्कस, ऑक्यूलेसिक्स, ऑक्यूलेसिक्स, ठीक है। आंखों के संपर्क जैसे आई कांटेक्ट का अध्ययन, आंखों को मिलना रुचि या आत्मविश्वास दिखाता है कि जबकि आंखें चुराना क्या होता है, झूठा या आपका झिझक होगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आई कांटेक्ट कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसका आत्मविश्वास जगता है, दिखता है कि हाँ वो कॉन्फिडेंट है। जबकि कोई आंखें चुरा रहा है ना, तो मतलब ये है कि झिझक रहा है या वो फरेब कर रहा है, झूठ है, झूठा है, ठीक है। इसके बाद वोकेलिक्स, जिसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज वोकेलिक्स, बोलते समय आवाज की जो गति है, टोन है, वॉल्यूम है और विराम पॉज का उपयोग करते हैं दोस्तों इसमें। दूसरा माइक्रो एलिमेंट कौन सा है आपका, वोकेलिक्स है, पैरा लैंग्वेज, है ना, जिसमें बोलते समय आवाज हो गया, उसका टोन हो गया, वॉल्यूम है या फिर विराम लगाना है, उपयोग करना है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर वोकेलिक्स कहा गया है। इसके बाद है ऑल्फेटिक्स, ऑल्फेटिक्स मतलब गंध या आपका सुगंध, ठीक है। ऑल्फैक्टरी आपका मेम्ब्रेन, यदि आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं, सूंघने की क्षमता वाले जो आपका जो मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि नॉस्ट्रिल से होकर गुजरता है, तो वहां पर इसको मतलब यहाँ पे बात कर रहा है ऑल्फैक्टिक्स का। तो गंध या सुगंध स्मेल के माध्यम से संप्रेषण, जैसे इत्र की खुशबू से किसी व्यक्ति का अंदाजा लगाना, ठीक है। किसी ने पर्टिकुलरली एक डिफरेंट टाइप का परफ्यूम लगाया है, उससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का ऐसा परफ्यूम है ना। इसके बाद है गस्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं, गस्ट्रिक्स मतलब स्वाद के माध्यम से संप्रेषण। मान लीजिए आपकी माता जी खाना बनाती हैं, अब आप पहचानते होंगे, या हो सकता है आपकी मिसेस खाना बनाती होगी, तो आप बहुत अच्छे से आप समझ पाते होंगे कि ये मिसेस ने बनाया है, ये माता ने बनाया है आपकी, है ना। तो गैस्ट्रिक्स मतलब आपके समझ लीजिए गैस्ट्रिक से संबंधित है, मतलब टेस्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें आपका फिजिकल अपीयरेंस, किसी व्यक्ति के कपड़े या उसके हेयर स्टाइल या पहनावे से मिलने वाला संदेश, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, है ना, ठीक है। इसके बाद बात करें उच्च स्तरीय कक्षा संप्रेषण एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, ठीक। इन्होंने कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के बीच होने वाला जो मौखिक व्यवहार है, उनके रिकॉर्ड करने के लिए 10 श्रेणियों का एक तंत्र दिया था। इसमें से जो 7 श्रेणियां हैं शिक्षक के बोलने की है, और 2 श्रेणियां हैं जो छात्र के बोलने की, और एक श्रेणी जो है मौन अर्थात भ्रम की होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अब यह है अगला पिग्मेलियन इफेक्ट, पिग्मेलियन इफेक्ट या फिर इसको बोलते हैं रोजेंथल इफेक्ट। यदि शिक्षक किसी छात्र से उच्च अपेक्षाएं, हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, तो शिक्षक का जो संप्रेषण है वो क्या होगा, सकारात्मक हो जाता है, और जिससे छात्र का प्रदर्शन अपने आप में क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। इसे बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट, ध्यान रखेंगे दोस्तों इसको, ठीक है। पिग्मेलियन इफेक्ट, जैसे कि मैं आप लोगों से काफी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे पेपर 1 का पूरा सिलेबस तैयार करवा रहा हूँ, पूरा जितना हो सकता है अपना अच्छा आउटपुट दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा रिजल्ट दें। तो मेरा भी क्या है दोस्तों, हाई एक्सपेक्टेशन है। और ये कौन से इफेक्ट के अंतर्गत आऊंगा, ये कंडीशन रोजेंथल इफेक्ट या आपका पिग्मेलियन इफेक्ट, जिसमें शिक्षक किसी छात्र से उच्च अपेक्षाएं रखता है, हाई एक्सपेक्टेशन रखता है। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, खास करके व्हाट्सएप के माध्यम से जिन्होंने भी नोट्स लिया है, तो वो लोग तो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप बना हुआ है उनका अलग से। तो मैं चाहता हूँ उन सभी का अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। और जो नोट्स नहीं लिए हैं, उनसे जो कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली नहीं हो पाता है, तो उनका भी मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट बढ़िया है, क्योंकि जो लोग भी समय दे रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, मुझसे सीख रहे हैं, उनका रिजल्ट तो मैं चाहूंगा कि अच्छा आए। बाकी सबका विकास हो, सब आगे बढ़े, सबका सिलेक्शन हो, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक। इसके बाद बात करें तत्परता अर्थात सामीप्य, इमीडिएसी, शिक्षक और छात्रों के बीच शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दूरी को कम करना, ये क्या कहलाता है, इमीडिएसी। सकारात्मक गैरवाचिक संकेत, मुस्कान या आई कांटेक्ट कक्षा में डी डी सॉरी इमीडिएसी को बढ़ाता है। शिक्षण, जिससे शिक्षण क्या हो जाता है, प्रभावी होता है। शिक्षक और छात्रों के बीच में जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दूरी को कम करना क्या है, इमीडिएसी होता है, ठीक है। और आपका सकारात्मक गैरवाचिक संकेत, जैसे आपने मुस्कान दिया, आई कांटेक्ट किया, तो कक्षा में इससे क्या होगा, इमीडिएसी बढ़ेगा। मतलब कि छात्र और टीचर के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, क्लासरूम में अफेक्टिव क्लासरूम बनेगी है, ठीक है। इससे शिक्षण भी क्या होगा, प्रभावी होगा। अब देखिए संकेत विज्ञान और सांस्कृतिक संदर्भ, सिमोटिक्स, सिमियोटिक्स एंड कल्चर, ठीक है, सिमियोटिक्स एंड कल्चर। संकेत विज्ञान को बोलते हैं सिमियोटिक्स, संकेत विज्ञान को क्या बोलेंगे, सिमियोटिक्स। प्रतीकों और संकेतों के अर्थ के अध्ययन को संकेत विज्ञान कहते हैं। जो भी आपके प्रतीक हैं और जो आपके संकेत हैं, उसके अध्ययन को संकेत विज्ञान कहते हैं, सिमियोटिक्स कहते हैं। रोलैंड बार्थ्स के अनुसार इसके 2 स्तर होते हैं। पहला होता है अभिधार्थ डेनोटेशन, ठीक है। अभिधार्थ जिसको बोलते हैं डेनोटेशन, किसी शब्द या संकेत का सीधा शब्दकोश वाला अर्थ अर्थ निकले, जिसको लिटरल मीनिंग निकले, इसको बोलते हैं अभिधार्थ डिनोटेशन। और दूसरा होता है आपका
लाक्षणिक अर्थ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनोटेशन। संस्कृति या व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के आधार पर निकाला गया जो गहरा अर्थ होता है उसको बोलते हैं कोनोटेशन, लाक्षणिक अर्थ, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे उच्च बनाम निम्न संदर्भित संस्कृतियां, उच्च बनाम निम्न संदर्भ संस्कृतियां, हाई वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स, एडवर्ड टी हॉल द्वारा प्रतिपादित। पहले देखिए उच्च संदर्भ, हाई कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जहां शब्दों से ज्यादा महत्व संदर्भ, रिश्ते और गैरवाचिक संकेतों को दिया जाता है। जहां शब्दों से ज्यादा महत्व संदर्भ या रिश्तों या आपके गैरवाचिक संकेतों को दिया जाता है, जैसे भारत, जापान, चीन, इन सब चीजों को, ये हाई कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं। जबकि लो कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत आएगा निम्न संदर्भ के अंतर्गत, जहां सब कुछ स्पष्ट है और साफ साफ शब्दों में लिखित है या मौखिक रूप से कहना पड़े, जैसे अमेरिका, जर्मनी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जन मीडिया की अतिरिक्त अवधारणाएं, इंपॉर्टेंट मीडिया कॉन्सेप्ट्स। मार्श मैकुलन के सिद्धांत को समझते हैं पहले। इन्होंने माध्यम ही संदेश बताया, जो माध्यम है वही संदेश बताया। द मीडियम इज द मैसेज का नारा दिया है, किसने दिया? मार्श मैकुलन। इसका अर्थ है कि सूचना की जो सामग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण वह तकनीक माध्यम है जिससे भेजा जा रहा है मैसेज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि सूचना से ज्यादा सामग्री महत्वपूर्ण है, मतलब सूचना की सामग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका तकनीक है, जो उसका मीडियम है वह जिसमें मैसेज भेजा जा रहा है। तो मार्श मैकुलन ने कहा द मीडियम इज द मैसेज एंड द मीडियम इज मोर इम्पोर्टेंट देन आपके मैसेज या आपके मटेरियल्स, ठीक है। अब बात करें वैश्विक गांव, जिसको बोलते हैं ग्लोबल विलेज, ठीक है। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है, ठीक है। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया, बात सही है। गर्म और ठंडे, हॉट एंड कूल मीडिया देखिए। हॉट मीडिया जैसे कि आपका जैसे रेडियो हो गया, प्रिंट हो गया, प्राप्तकर्ता को कम दिमागी कसरत करनी पड़ती है क्योंकि सूचना पूरी होती है इसमें। और कूल मीडिया होता है जो जिसमें टीवी और सेमिनार होते हैं, जिसमें प्राप्तकर्ता भागीदार अधिक होते हैं, ठीक है। कूल मीडिया और हॉट मीडिया समझ गए आप लोग। हॉट मीडिया में प्राप्तकर्ता को कम दिमागी कसरत करनी पड़ती है क्योंकि सूचना इसमें क्या होगा, पूरा रहेगा। जबकि कूल मीडिया जैसे आपका है ना टीवी या सेमिनार हो गया, इसमें प्राप्तकर्ता की भागीदारी क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए मॉन की सर्पिल थ्योरी, स्पाइरल ऑफ साइलेंस। एलिजाबेथ नेम्यून के अनुसार जो लोग समाज में अपने विचारों को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मानते हैं वह समाज में अलग थलग होने के डर से चुप हो जाते हैं, जिससे बहुसंख्यक मेजोरिटी का विचार और मजबूत दिखने वाला लगता है, ठीक है। स्पाइरल ऑफ साइलेंस का सिद्धांत किसने दिया था? आपका एलिजाबेथ नोएल न्यूमैन ने दिया था। जो लोग समाज में अपने विचारों को अल्पसंख्यक मानते हैं, माइनॉरिटी मानते हैं उनकी सोच को, ठीक है। जो लोग समाज में अपने विचारों को क्या मान रहे हैं, माइनर मान रहे हैं, कम है मान रहे हैं ऐसे सोच वाले, तो वह समाज में अलग थलग होने के डर से क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिससे क्या हो जाता है, मेजोरिटी का विचार मजबूत दिखने लगता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बात करें अगला, ज्ञान का अंतराल परिकल्पना, नॉलेज ऑफ गैप हाइपोथेसिस। जैसे जैसे समाज में मास मीडिया का प्रभाव बढ़ा, उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग निम्न स्तर के लोगों की तुलना में सूचनाओं को अधिक तेजी से प्राप्त करते हैं। जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोग हैं, स्तर के लोग हैं, वो निम्न स्तर के लोगों से की तुलना में सूचनाओं की अधिक तेजी से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जिससे दोनों के बीच में ज्ञान की खाई जो है, गैप जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एक तो वो चुप हो जाते हैं, अपने विचारों को ज्यादा शेयर नहीं करते, माइनर हो जाते हैं। वहीं मेजोरिटी उन लोग क्या होता है, उनके विचार मजबूत हो जाते हैं, उनकी सोच दिखने लगती है, सामने बाहर आ जाती है। वैसे ही आपको नॉलेज गैप भी है यहाँ पर, है ना, जिसमें समाज आर्थिक स्तर के लोग जो हैं निम्न स्तर के लोगों से काफी मतलब ज्यादा तेजी से मतलब ज्ञान एकत्रित करते हैं, जिससे दोनों के बीच में ज्ञान की क्या हो जाती है, गैप बढ़ जाती है ज्यादा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको यूनिट 4 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर कोई सा पॉइंट छूट जाता है यूनिट 4 का तो उसको हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 से लेकर के आपका यूनिट 4 तक आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसका कुछ हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा जितने भी एमसीक्यू करते हैं वो हम लोग वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो अदर स्टेट में आए हुए जो सेट के परीक्षाओं के प्रश्न है उसको करते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के जो आपके सेट का जो एग्जाम है का पेपर है, ठीक है, उसमें का जो पेपर 1 होता है उसको करते हैं। साथ ही साथ जो आपका यूजीसी नेट है उसका जो है पेपर को करते हैं, ठीक है, ओल्डर यूजीसी नेट का, ठीक है। इसके बाद जो सीजी सेट में आया हुआ है उसके पेपर को हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं जब एमसीक्यू कराते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू की, ठीक है। ये सभी चीजें कराता हूँ मैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो सेगमेंट से आए हुए प्रश्न हैं या जिसके आसपास आने की संभावना है उसको भी मैं यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है।
तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छा, जिनको भी लेना है दोस्तों पीडीएफ नोट्स 15 अगस्त है ना? तो आप लोग 15 अगस्त अभी ऑफर चल रहा है, कम प्राइस पे आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। जिन्हें भी लेना होगा ऑफर में ले सकते हैं, ऑफर प्राइस चल रहा है अभी, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8962530503 पर, ठीक है? तो अभी प्राइस कम है, 15 अगस्त ऑफर दिया जा रहा है, देश आज़ाद हुआ था हमारा, है ना? आज़ादी का 80 साल हो गया है, आप सभी को उसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऐसे ही हमारा देश अच्छे से और विकास करे, आगे बढ़े और सबके साथ सबका विकास होता चले। सभी अच्छे सिक्योर हों और सभी सैटिस्फाइड रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सैटिस्फाइड रहना। तो सभी आगे बढ़ें, सक्सेसफुल हो, साथ ही साथ सैटिस्फाइड रहें, खुश रहें। मैं यही कामना करता हूँ आप सबसे और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।